चलो एक सेकंड सर, 2 मिनट के लिए वेट करते हैं। मैं 2-3 स्टूडेंट्स को मैसेज कर लूँ जो। एक सेकंड। अच्छा जी। यार लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली मुझे 2 दिन इसलिए लगे कि पहले दिन मेरी मीटिंग थी, सो दैट्स व्हाई आई कुड नॉट ज्वाइन। और उसके बाद जो है ना, मैं एक टूल बना रहा था आप लोगों के लिए, वो टूल बना नहीं मेरे पे टाइम से, तो दैट्स व्हाई मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया उसको बनाने में। मैंने कहा मैं आपको जब टूल के साथ सिखाऊंगा वो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, बिकॉज हमने डिस्ट्रीब्यूशन समझनी थी कि यार डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती हैं, ठीक है ना। वो जब आप अ, आज समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये क्यों, क्या, कैसे, क्या फर्क डालती है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह इससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी। ये मेरी ऐप है, इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। अच्छा। ये ऐप मैंने ना टोटली सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि यार डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं, उनकी शेप्स कैसी होती हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसी चीज़ के अंदर आपकी कवर अप हो जाएगी, ठीक है। अच्छा। ये देखो, आपके सामने अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको नजर आ रही है ना, उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं कि दिस इज योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। अच्छा जी। अब ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये वर्क किस तरीके से करती है, जरा मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा जी, ये देखें। आपकी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, 2 मिनट ठहरे यार इसके एक सेकंड। हाँ, ये जो आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, इसके अंदर आपने याद रखना है कि आपकी हमेशा बेल शेप बनती है। इसको हम बेल शेप कहते हैं या फिर गैजियन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये जो आपकी बेल शेप बननी है ना, ये बड़ा एक परफेक्ट बेल शेप बनती है, ठीक है ना। अच्छा, अब जरी सी बात है, डाटा जो होता है ना वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, दैट्स वाई आपकी ये आपको थोड़ा सा कर्व नजर आ रहा है। बट जब आप इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ काम करते हैं ना, ये आपकी सबसे बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है और इसको किसी और डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफॉर्म करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। ये एक बड़ी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, याद रखना है कि यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग है। उनको मैंने इस तरीके से लाइन एंड एरिया के जरिए रिप्रेजेंट किया है। और जो डिस्क्रीट है उनको मैंने बिन से या फिर बार से शो किया, ठीक है ना। ये बात आपने याद रखना है। अच्छा, सैंपल साइज क्या है? सैंपल साइज इज नॉट अ पैरामीटर, ये बस आपका, अगर आप वैल्यू ज्यादा बढ़ाना चाहते हो या कम करना चाहते हो अपने डेटा सेट की, तो ये उसके हिसाब से है बस, ठीक है ना। इसमें कोई ऐसी नई चीज नहीं है, ठीक है ना। नंबर ऑफ बिन से मुराद है कि आप नंबर ऑफ कैटेगरीज की तरह रखना चाह रहे हैं। आप जहरी सी बात है, कॉन्टिन्यूस डाटा के अंदर तो कोई कैटेगरीज होती नहीं है, तो ये खाली डिस्क्रीट के लिए काम किएगा करेगा, ठीक है ना। अच्छा, असल चीज क्या है? असल चीज है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। एक मीन है और एक स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम बाद में छेड़ के देखते हैं, पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये मैंने नीचे लिख दी है कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे। हो सकता है बाइट भी पॉसिबल, आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाओ तो इंटरव्यू में आपसे ये सवाल पूछा जाए, ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले बताना है कि यार ये परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है, ठीक है ना। यानी कि परफेक्टली सिमेट्रिकल से मुराद है, अगर आप इसको यूं करके डिवाइड करोगे ना, तो यहाँ पर भी सेम शेप होगी और यहाँ पर भी सेम शेप होगी, ठीक है ना। दैट इज और सिमेट्री। सिमेट्री से मुराद यही होता है कि एक जैसी चीज, ठीक है ना। अच्छा जी, ऑल मेजर ऑफ टेंडेंसी आर इक्वल, यानी कि इसका मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल होते हैं। देखे, मीन इसका यानी कि ज्यादातर वैल्यूज कहाँ लाई कर रही है, यहाँ देखो बीच में लाई कर रही है, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसका मीन, मीडियन और मोड तीनों एक ही जगह पर होते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अगर इस स्केल के ऊपर देखा जाए तो मिडिल वैल्यू कौन सी है, ये देखो ये वाली है मिडिल वैल्यू। ऐसे ही है ना, अगर यहाँ से और यहाँ से देखा जाए तो मिडिल वैल्यू ये बन रही है। तो मीन भी इधर है, मीडियन भी इधर है, मोड आपको पता मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, तो जाहिर सी बात है जब इसकी वो देखोगे, आप इसको पॉइंट आउट करोगे तो देखो ये पीक क्या बता रही होती है, ये पीक बता रही होती है कि आपकी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू यहाँ पर पड़ी हुई है। अब देख, जाहिर सी बात है ना, जब आप एक एक आप चीज रख रहे हो 5 के ऊपर, दूसरी चीज भी आप 5 के ऊपर रख रहे हो, तो वो उसके ऊपर स्टैक अप होती जाएगी। तो यहाँ पर ज्यादातर वैल्यूज कहाँ पर लाई कर रही है, 0 के ऊपर लाई कर रही है, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद
इसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होती है, यानी कि आप इसके अंदर कोई सा भी नंबर इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। अच्छा जी, इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 100% होती है, यानी कि इसके अंडर जो एरिया आ रहा है ना, ये जो एरिया है, दिस इज योर 100%, या फिर वन वन इसको कहेंगे। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं कि एरिया अंडर द कर्व। ये तब आपका यूज होता है जब आपने किसी चीज की कॉन्फिडेंशियलिटी को वो करना हो ना, कह लो कि मैयर करना हो, तब आपकी ये यूज होती है। आपने देखना हो कि यार आपका कॉन्फिडेंस लेवल की तरह आपने ये देखना है कि जी सपोज करें कि एक वैल्यूज आपकी, आपने ये देखना है कि कोई वैल्यू आपकी जीरो से नीचे कितने परसेंट हो सकती है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे, इसके ऊपर एक जी स्कोर का फॉर्मूला लगाते हैं और उसके उसके जरिए आपका ये एरिया कैलकुलेट हो जाता है। खैर यहाँ पर मैं आपको ज्योमेट्री नहीं समझा रहा अभी के लिए, बस आपको डिस्ट्रीब्यूशन में ये समझना है कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। इंपेरिकल लॉ या इंपेरिकल रूल क्या कहता है कि यार आपका इतना एरिया जो है ना, इतना एरिया 68% होता है, फिर यहां से यहां तक 65% और यहां से यहां तक 99% आपका एरिया ये कंज्यूम करता है। और आखिरी चीज कि इसकी जो टेल है ना, टेल यहाँ पर तो मेरे पास इतना परफेक्ट डाटा नहीं है, दैट्स वाई, बट जो आपका बेल कर्व होगा ना, या जब भी आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो कभी भी जमीन को टच नहीं करेगा। ये उसके पैरेलल चलता जाएगा बट कभी भी उसको टच नहीं करेगा। ये इसका मेजर जैसे कहते हैं ना वो है, कह लो कि करेक्टरिस्टिक्स है इसकी। अच्छा जी, अब पैरामीटर्स के ऊपर आते हैं। पैरामीटर हमारे पास दो ही हैं, याद रखना है। हर किसी के ना अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं, और हर किसी पैरामीटर को लिखने का अपना अपना एक तरीका भी होता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके अंदर क्या क्या तरीके हैं। अच्छा जी, मैं 2 मिनट आपको यहाँ पर ये दिखाता हूँ। याद रखना है, जब भी आप किसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे ना, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस तरीके से कि इसकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है, बना ही नहीं सही तरीके से, इसकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है एक फंक्शन के ऊपर जिसके अंदर दो पैरामीटर जा रहे हैं, या एक्स और एक ये म्यू। ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है ना। अच्छा, इसके पीछे ये जो एफ है, ये एफ क्या है, ये एक अलग कहानी है। ठीक है ना, ये एक अलग इक्वेशन है। ठीक है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफा ये इक्वेशन क्या होती है। सिर्फ 2 मिनट आ रहा है। अच्छा, ये देखें, ये आपके सामने ये इक्वेशन है। जब आप इस इक्वेशन के अंदर एक्स और सॉरी एक्स कह रहा हूँ, पाई और अपनी सिग्मा की वैल्यू डालते हैं ना, तो तब जाकर आपको ये निकल कर आती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। तो जब भी आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, तो बस आपको याद रखना है ये दो पैरामीटर्स है, बाकी कोई पैरामीटर यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। आप कहेंगे ई भी तो एक पैरामीटर है, ये भी तो है ना, पाई भी तो एक पैरामीटर है। नहीं, ये पैरामीटर्स नहीं है, दीज आर कॉन्स्टेंट्स। इनकी वैल्यूज कांस्टेंट है, ये देखें यहाँ पर दिखाया भी हुआ। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.14 और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.71। ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है, ये अप्रोक्सीमेशन आप यूज करते हो जो कि आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है ना। अच्छा, अब देखते हैं कि यार इफेक्ट क्या आता है। देखो, जब मैं मीन को छेड़ता हूँ ना, तो मीन को छेड़ने से मेरा ये जो कर्व था ये आगे चला गया, डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चली गई, आगे की तरफ मूव हो गई। और जब मैं पीछे की तरफ लेकर आता हूँ तो ये लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि ये जो आपका मीन है ना, ये आपकी शिफ्ट करता है डाटा को या राइट के ऊपर या फिर लेफ्ट के ऊपर। ठीक है ना। इसी तरीके से हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसको मैं वापस लेकर आता हूँ जीरो के ऊपर। अच्छा, हमारा जो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये क्या करता है जरा ये देखें। हम जब स्टैंडर्ड डेविएशन को बढ़ा रहे हैं, तो हम देखें हमारा जो डाटा का स्प्रेड है ना, वो ज्यादा हो गया, फैल गया हमारा डाटा। ठीक है ना। अच्छा, अब आप एक चीज और गौर कर रहे होंगे कि इसकी पीक छोटी हो रही है। अब आप कहोगे सर पीक तो कहीं नहीं छोटी हो रही, ये तो जितनी थी उतनी रह रही है। जरा इस स्केल को देखें, स्केल को भी जरा देखते जाना। जैसे जैसे ही मैं वो कर रहा हूँ, स्केल नीचे आता जा रहा है, इसका मतलब है कि पीक छोटी होती जा रही है। ये बात याद रखना। अब मैं देखना एकदम उसको पीक को बढ़ा देता हूँ, तो पीक कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, ये देखना अभी।
देखो अभी 2 पे थी, ये 4 पे चली गई है, तो आपकी पीक के साथ ये इस तरीके से काम करता होता है, ठीक है ना। तो याद रखना है, जब आप मीन के साथ काम करोगे वो आपके डाटा को राइट या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ काम करोगे तो वो आपके डाटा को क्या करेगा, आपकी डाटा की विड्थ बढ़ा देगा और पीक को नीचे ले आएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर आपको एक चीज बताने वाली थी कि देर इज ए थिंग कॉल्ड कर्टोसिस। कर्टोसिस क्या होती है? कर्टोसिस होता है कि आपकी जो पीक बन रही है ना, वो कैसी बन रही है। ये देखो, ये होती है कर्टोसिस। कर्टोसिस से मुराद है कि आपकी ये जो पीक बन रही है ना, वो किस टाइप की पीक बन रही है। शार्प पीक है, बैठी हुई पीक है, क्योंकि देखो ये भी पीक है, ये भी पीक है, ये भी पीक है, बट आपकी पीक का जो शेप है वो कितनी ज्यादा यार आप कह सकते हो कि शार्प है। दैट इज योर कर्टोसिस, ठीक है ना। और एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं स्क्यूनेस। स्क्यूनेस से मुराद है कि आपका डाटा कितना ज्यादा एक तरफ फैला हुआ है, ठीक है ना। जिस तरह ये देखो, ये राइट की तरफ स्क्यूड है, ये लेफ्ट की तरफ स्क्यूड है, ठीक है ना। तो हमने ये देखना होता है कि हमारा डाटा कितना ज्यादा फैला हुआ है एक तरफ, दैट इज योर स्क्यूनेस। ये देखो, यहाँ से आपको आइडिया हो भी जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, कर्टोसिस के भी लेवल्स होते हैं, स्क्यूनेस के भी लेवल्स होते हैं, ये बात आपने याद रखना है, ठीक है ना। अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि जी इसका ये लेवल इतने के ऊपर ये होता है, उतने के ऊपर ये होता है, खैर ये आप खुद भी पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अच्छा जी, अगली डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलते हैं। अगली हमारी डिस्ट्रीब्यूशन आती है लॉग नॉर्मल। जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर लॉग लगा लेते हो, यानी कि आपकी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थी ना, उन सारी वैल्यूज के ऊपर आप लॉग लगा लेते हो, तो वो क्या बन जाता है आपका, लॉग नॉर्मल बन जाता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज मद्देनजर रखने वाली है कि ये जो लॉग नॉर्मल है ना, ये सपोर्ट करता है वैल्यू जीरो से ऊपर की, याद रखना है हमेशा। अब यहाँ पर गौर करो, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है यहाँ पर, ये जीरो से जो भी है ऊपर ऊपर ही है, ठीक है ना। वो बता भी रहा है कि इस डोमेन इज डिफाइंड ओनली फॉर रियल नंबर, रियल नंबर के साथ काम करेगा हमेशा। अच्छा जी, इसकी भी शेप बेल कर्व की जैसी होती है, बट ये सिमिट्रिकल नहीं होता। हमने देखा था कि ऊपर बेल शेप थी मगर वो सिमिट्रिकल थी, ये सिमिट्रिकल नहीं होती, ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। अच्छा, ये राइट की तरफ स्क्यूड होता है, यानी कि इसकी टेल राइट की तरफ लंबी सी निकली होगी, और इसकी जो वो होगा, आपका मैयर्स होंगे, इसका मैयर्स होंगे कि आपकी मीन बड़ा होगा मीडियन से और मीडियन बड़ा होगा मोड से, ठीक है ना। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके ऊपर पैरामीटर्स के ऊपर आते हैं। इसके भी दो पैरामीटर और सेम वही पैरामीटर है, बट इसके पैरामीटर थोड़ा सा जरा मुख्तलिफ तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, आपका जो मीन है ना, वो आपका, आपकी कर्टोसिस होती है ना, अभी जो मैंने आपको बताया कर्टोसिस से मुराद है कि आपकी पीक कैसी है, आपके उसको कंट्रोल करता है, जरा देखना। अब ये देखें, पीक थोड़ी सी बैठी बैठी आपको नजर आई है, प्लस इसने थोड़ा सा अपने आप को शिफ्ट भी किया। अच्छा, अगर मैं सिग्मा की वैल्यू तब्दील करता हूं तो क्या होता है, जरा ये देखना। सिग्मा से इसकी अंदर की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी या अंदर का जो एरिया था वो कम हुआ, देखो, देख रहे हो कि अंदर की वैल्यू किस तरीके से कम होती जा रही है। सेम इसी तरीके से अगर मैं इसको पीछे करता हूं तो देखो आपका डाटा भी शिफ्ट हुआ, एक बात, और दूसरी बात आपकी पीक भी शार्प हुई, ठीक है ना। तो ये आपके कर्टोसिस के साथ, और पीक यानी कि कर्टोसिस पीक को ही करते हैं, ठीक है ना, आपके पीक के साथ काम कर रहा है, और आपके एक्स एक्सिस के ऊपर देख रहा है कि आपकी यानी कि जो वैल्यूज है वो किधर स्लाइड होंगी। वैसे लेफ्ट की तरफ स्लाइड नहीं होती, हमेशा राइट की तरफ ही स्लाइड होती है, ठीक है ना। अच्छा जी, और सिग्मा मैंने आपको बता दिया कि ये आपका अंदर के स्प्रेड को देखेगा कि अंदर का जो डाटा वो कितना ज्यादा स्प्रेड और विथ के साथ आपका होगा, ठीक है ना। अच्छा जी, देन वी हैव यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा आसान होती है यार। आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिनकी सारी की सारी वैल्यू सेम हो या तकरीबन तकरीबन सेम हो, दैट इज योर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये कॉन्टिन्यूस में भी होता है और डिस्क्रीट में भी होता है, ठीक है ना। अच्छा, याद रखना कि आप जितना जब भी सैंपल साइज बढ़ाते जाएंगे ना, आपकी उतनी ज्यादा वैल्यूज स्मूथ होती जाएंगी। जरा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिप्स कम हो रहे हैं, पहले देखो कितने ज्यादा डिप्स थे, ये देखो कितना बड़ा और गहरा डिप है, ठीक है ना। ये देखो, अब जितना ज्यादा मैं ज्यादा वैल्यूज बढ़ाता जा रहा हूँ उतना ज्यादा ही स्मूथ होता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, लोअर बाउंड्री से मुराद होती है कि स्टार्टिंग वैल्यू, और अपर बाउंड्री से मुराद होती है कि एंडिंग वैल्यू। देखो, मैं जितना ज्यादा लोअर बाउंड्री को पीछे लेके आऊंगा, आपका ग्राफ उतना ज्यादा खिंचता चला जाएगा
लेफ्ट की तरफ, ठीक है ना। और जितना आगे की वैल्यू बढ़ाऊंगा उतना ग्राफ आपका खींचेगा राइट की तरफ, ठीक है ना। ये इसके दो पैरामीटर्स है बस। आपको ये इसके करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं कि जी सारी जो रेंज की वैल्यू होती है वो ज्यादातर इक्वल होती है। इसकी जो शेप होती है ये फ्लैट शेप होती है, इसकी पीक नहीं होती, ठीक है ना। इसके अलावा इसकी स्क्यूनेस जीरो होती है, ठीक है। स्क्यूनेस से मुराद है कि ये एक तरफ इसका रुझान, ठीक है ना। और इसका कर्टोसिस होता है वो हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि इसकी पीक ही नहीं है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक पीक होती है, कर्टोसिस कर्टोसिस कहती है इसको, है कि उसकी पीक की शेप क्या है, ठीक है ना। तो जब आपकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पीक ही कोई नहीं है तो यहाँ पर कर्टोसिस भी क्या होगा, कम ही होता है, ठीक है ना। ये पैरामीटर है, पैरामीटर मैंने आपको समझा दिया कि राइट की तरफ खींचोगे तो आपका डाटा राइट की तरफ चला आएगा, और अगर आप लेफ्ट की तरफ जाओगे तो डाटा आपका लेफ्ट की तरफ चल जाएगा, ठीक है ना। ये तो खैर बहुत आसान तरीन डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर आ जाती है एक्सपोनेंशियल। अच्छा, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी तकरीबन सेम लॉग नॉर्मल की तरह होती है, बट ये तब यूज होती है जब आपने रेट ऑफ टाइम के साथ काम करना हो, ठीक है ना। अब व्हाट इज रेट ऑफ टाइम, ठीक है ना। रेट ऑफ टाइम से मुराद ये है कि जब भी आप चीजों को देख रहे हैं इन सेंस कि यार एक चीज थी वो एकदम ऊपर चली गई, लाइक आपने स्टॉक्स खरीदे, क्रिप्टो खरीदी, एनएफटीज खरीदी, वो एकदम ऊपर चल जाती है, दैट इज योर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके सामने लिखी हुई है मैंने, ठीक है ना। इसकी शेप भी राइट स्क्यूड होती है, ठीक है ना। इसका मोड हमेशा जीरो होता है, और ये सपोर्ट करता है वैल्यू जीरो से लेकर इंफिनिटी तक, यानी कि नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं होती। पिछले में ना सारी पॉजिटिव वैल्यू थी बट जीरो इंक्लूडेड नहीं था, ये जीरो को भी सपोर्ट करता है, ये बात याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसका जो मीन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होता है, यानी कि आपका मीन बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन की, और स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है 1/लेमडा के। अब ये लेमडा क्या है जरा ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इसकी स्क्यूनेस का लेवल 2 होता है, ठीक है ना, और इसकी कर्टोसिस का लेवल 6 होता है। मैंने आपको बताया था ना लेवल्स होते हैं कर्टोसिस के और स्क्यूनेस के, तो ये वो चीज है, ठीक है। स्क्यूनेस इज टू मतलब, हाँ जी, स्क्यूनेस इज टू से मुराद ये है कि यार अब मैंने आपको बताया था कि इसके ना स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस। अब देखो, अगर आपका डाटा बहुत ज्यादा राइट की तरफ हो रहा है तो दैट इज योर स्टेज नंबर 2 या 3 या 4, ठीक है ना। वैसे यूजुअली इसके अंदर हम 3 स्टेजेस के साथ ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना, इससे ज्यादा स्टेजेस नहीं होती। बट जब हम मजीद इसके अंदर स्टेजेस की बात करें तो आपके पास यार इनके ना एक एक प्रॉपर प्रॉपर नाम होता है, जिस तरीके से ना मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखें, ये देखें, ये आपके स्क्यूनेस के लेवल्स होते हैं, ठीक है ना। कि यार आपका डाटा अगर स्क्यूड है तो वो किस लेवल के ऊपर स्क्यूड है, ठीक है। यहाँ पर मुझे कोई आपका शो नहीं हो रहा उस टाइप का। अभी यहाँ पर वो आपको लेवल शो नहीं करा रहा कि आपके कितने कितने लेवल्स होते हैं। अच्छा ये देखो, यहाँ पर थोड़ा बहुत इसने शो करा है, ये देखो। आपकी ये चीज आपकी टेल डिफाइन करती है कि आपका डाटा कितना ज्यादा स्क्यूड हो रहा है। आपके स्केल के ऊपर ना कुछ साइंस होते हैं। अब देखें यहाँ पर, इससे मुराद है कि अगर आपका डाटा इससे ज्यादा बढ़ रहा है ना तो इसका मतलब है 0.3 है। अगर इस स्केल से ज्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब है 1.4 है। अगर यहाँ से भी आगे जा रहे हैं तो 3.0 है। तो हमारा डाटा कुछ यहाँ पर आकर रुक रहा है 2 के ऊपर, ये यहाँ पर, अगर आप गौर करें तो देखिए, ठीक है। अच्छा, अब जहरी बात है मेरा और उसका स्केल एग्जैक्ट तो नहीं है, दैट्स वाई हम अभी एग्जैक्ट असम्पशन तो नहीं लगा सकते, बट ये चीज इंटरनेट के ऊपर मौजूद है कि आपकी जो स्क्यूनेस लेवल होता है ना वो उसका 2 होता है। इसी तरीके से कर्टोसिस के भी लेवल होते हैं कि बैठी हुई पीक, थोड़ी उठी हुई पीक, और उससे ज्यादा शार्प पीक, बिल्कुल ही पॉइंटी पीक वगैरह। तो ये कर्टोसिस का 6th लेवल है, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते हैं। अब रेट के ऊपर आ जाते हैं। यार ये रेट क्या है? आपका जो रेट है ना ये मीन का इनवर्स है। मीन का इनवर्स से मुराद होता है, मीन आपको क्या बताता है कि आपका डाटा ज्यादातर किधर लाया करता है। अब देखो, जब मैं रेट को चेंज कर रहा हूं तो मेरी पीक एकदम ऊपर से ऊपर जाती जा रही है, यानी कि ये क्या करता है, ये हमारे डाटा की ना पीक के साथ खेलता है, यानी कि शार्पनेस ऑफ द पीक हमारे कर्टोसिस के साथ ये काम करता है। और कर्टोसिस होता है ना आपका, वो डायरेक्टली इससे इफेक्ट होता है, ठीक है ना। यानी कि ये दो चीजें वैसे कर रहा है, एक तो डाटा के अंदर की डिस्ट्रीब्यूशन, प्लस ये आपका देखता होता है कि आपकी डाटा की पीक कितनी ज्यादा तेज और
नुकीली होगी, ठीक है ना। ये चीज आपका रेट तब्दील करता होता है, ठीक है। अच्छा, रेट का काम वैसे ये भी होता है कि ये इसमें देखना कि एक्सपोनेंशियली कितनी ज्यादा तेजी से वैल्यू ऊपर चढ़ रही है। देखो जितनी ज्यादा पीक तेज होगी उतनी ज्यादा ड्रास्टिक चेंज ऑफ वैल्यू होगा, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। सपोज करो आप बता रहे हो कि मैंने एक चीज खरीदी, सब सपोज करो जीरो के ऊपर एक चीज खरीदी और वो एकदम नीचे आई। किस रेट से नीचे आ रही है वो ये लेमडा बता रहे, ठीक है ना। आप बता रहे हो कि जी मैंने डे जीरो के ऊपर खरीदी और डे 5 तक वो नीचे आ गई। और यहाँ पर अगर आप गौर करो तो आपको पता चलेगा कि आपने डे जीरो के ऊपर खरीदी और पहले दिन ही वो नीचे आ गई। तो ज्यादा तेजी से चीज कौन सी नीचे आई, जो जिसका रेट ज्यादा था। तो याद रखना कि आपने जितना रेट ज्यादा होगा उतनी वो चीज ड्रास्टिकली नीचे आएगी। क्या ये बात याद रखनी है आपने। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आ गई काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, या कुछ लोग इसे चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। यार ये भी तकरीबन सेम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही होती है, बट याद रखना है ये इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स पर बहुत ज्यादा यूज होती है। यहाँ पर जब कॉन्फिडेंशियलिटी लेवल को देख रहा हो कि यार मेरा कितना कॉन्फिडेंस लेवल है फॉर अ सर्टेन इंटरवल, तब आप यूज करते हो। खैर जब हम इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स पढ़ेंगे आपको ये बहुत अच्छे तरीके से वहां पर जाके समझ आएगा। इसकी भी तकरीबन सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, बस इसके अंदर एक नई चीज है जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताती है आपको, जरा देखो। ये आपकी कंट्रोल करती है कि आपकी स्क्यूनेस और आपका स्प्रेड दोनों साथ में। पिछला वाला खाली पीक देख रहा था, ये आपकी स्क्यूनेस भी देखेगी और आपका स्प्रेड भी देखेगी। देखना, मैं फ्रीडम को बढ़ाता हूं तो क्या होता है, आपका डाटा क्या हो गया, ज्यादा स्प्रेड हो गया। अच्छा आप कहोगे कि यार भाई ये तो शिफ्ट हुआ राइट की तरफ, नहीं, ये राइट की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ, बस आपका डाटा का जो अंदर का दुरानिया था ना वो बढ़ गया। अगर ये होता ना शिफ्ट तो ये जीरो से हट जाता, इसका स्केल जो होता ना वो जीरो से हट जाता। देखो अभी भी वो जीरो के ऊपर है, ठीक है। देखो मैं जितना मर्जी हटा लूं ये जीरो के ऊपर अभी भी रहेगा ही रहेगा, ये देख रहे हो ब्लू सी लाइन। तो इसका मतलब है कि ये राइट की तरफ शिफ्ट नहीं कर रहा, बस इसकी वैल्यूज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हुई हैं कि वो थोड़ी वैल्यू जीरो के ऊपर है, बाकी सारी वैल्यू दूसरी साइड के ऊपर है, ठीक है ना। अच्छा इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये इसके सारे करेक्टरिस्टिक्स है। दो तो इसके पुराने वाले करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इसका जो मीन होता है ना वो बराबर होता है आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के, ठीक है ना। अच्छा जी, इसके अलावा इसकी वेरिएंस होता है वो बराबर होता है 2 के, यानी कि 2 × डिग्री ऑफ फ्रीडम के। अच्छा इसका स्क्यूनेस का लेवल इसे बताया हुआ √8/k के मुराद होता है। और इसका जो कर्टोसिस का लेवल है वो 12/k के बराबर होता है, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं, हमारे पास बर्नूली आ जाता है। अब ये एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बात याद रखनी है यहाँ पर। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है कि इसके अंदर सिर्फ दो ही वैल्यूज होती है, या हाँ या ना, यानी कि जीरो या फिर वन, और कुछ नहीं। यहाँ पर देख रहे हो ये वन वैल्यू है, इससे आगे ये पीछे कुछ नहीं देगा। मैं देखना बिन्स को बढ़ाता हूँ तो सिर्फ इसकी विड्थ थोड़ी सी जाने वो होगी, कम या ज्यादा होगी। अब थोड़ा सा मैंने ना जरा देखो इसको मोटा किया ताकि जरा आपको ये चीज साफ नजर आए, सॉरी, ठीक है। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या बता रही है, जरा ये देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये बताती है कि यार एक चीज की दूसरी चीज के ऊपर क्या प्रोबेबिलिटी है। अभी देखो, अभी मैंने बताया कि दोनों चीजों की प्रोबेबिलिटी 50-50% है, तो दोनों देखो तकरीबन तकरीबन बराबर है। अभी देख रहे हैं मैं एक की वैल्यू को बढ़ाऊंगा ना, वैसे ये वन की वैल्यू के लिए मैंने किया हुआ है। अगर मैं एक की वैल्यू को बढ़ाऊंगा ना तो दूसरी नीचे आ जाएगी। देखना जीरो वाली अभी नीचे आ जाएगी, देखा जीरो वाली नीचे आ गई। जिस तरह मैं इसे बढ़ाऊंगा अगली वाली नीचे होती जाएगी। इसका क्या मतलब है, मैं कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ वन जो है वो 80% है, 84% है। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो है वो क्या होगी, 100 में से 84 माइनस कर दो उतनी कम हो जाएगी। बस ये यही बताती है आपको, यानी कि अगर आपने कॉइन टॉस किया है तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी बता रही है। याद रखना हमेशा दो क्लासेस के साथ काम करती है, आइडियल फॉर यस और नो, ट्रू और फॉल्स, सक्सेस और फेलियर। यानी कि ये सिर्फ दो ही वैल्यूज के साथ काम कर देगी, द आउटपुट वैल्यू इज अदर जीरो और वन, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। अच्छा जी, इसके अलावा इसके अंदर याद रखना है कि इसके अंदर जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं ना, ओ सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा हूँ, जितने भी ट्रायल्स होते हैं, ट्रायल से मुराद है कि आप जितनी दफा एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, ठीक है ना, वो ट्रायल हमेशा आपके इंडिपेंडेंट होगे, कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा जी, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये वन के लिए मैंने चूज किया। अब देखना अगर वन की प्रोबेबिलिटी में बिल्कुल कम ले आते तो
ये बिल्कुल जीरो पर चल जाएगा, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जीरो ही कर देता हूँ तो ये तकरीबन खत्म हो जाएगा और जीरो की 100% प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है ना। तो बस ये कर कुछ नहीं रहा, ये दूसरे क्लास की प्रोबेबिलिटी को हाई या लो करता है बस, ठीक है ना। अच्छा जी, बाइनोमियल। बाइनोमियल भी तकरीबन सेम यही काम करता है, बस इसके अंदर फर्क ये होता है कि जब आपने अभी सिर्फ जीरो और वन के साथ काम कर रहे थे ना, अब आप कहते हैं मल्टी कैटेगरीज के साथ काम करूँ तो तब आपका बाइनोमियल है। तब जरा मैं नंबर ऑफ बिन्स को बढ़ाता हूँ जरा, तो ये नंबर ऑफ बिन्स क्यों नहीं बढ़ रहा भाई। अच्छा, प्रोबेबिलिटी जीरो भी है। अच्छा ये देखो, अच्छा अभी आपके सामने ये विंस तकरीबन आपको 16 नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा अब आप गिनोगे ना तो माइट भी पॉसिबल है कोई यार ये 16 नहीं है, वो एक इतना छोटा बिन बना हुआ है ना कि वो आपको नजर नहीं आ रहा, वो बिल्कुल धसा हुआ नीचे, ठीक है ना। अच्छा जी, ये क्या करते हैं, ये भी प्रोबेबिलिटी बताते हैं बट बाय कैटेगरीज। अब ये बता रहा है कि जी जीरो बिन की क्या कैटेगरी आ रही है, वन बिन की क्या है, टू बिन की क्या है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे जितने भी बिन्स आपने बनाए हैं इनकी क्या क्या कैटेगरी, इनकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है, ठीक है ना। यहाँ पर गलती से मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी है, यहाँ पर मुझे प्रोबेबिलिटीज लिखनी चाहिए थी, है ना। अच्छा जी, यहाँ पर देखो, अगर आप एन को एन को हिलाते हो ना तो एन को हिलाने से क्या होगा, एन को हिलाने से आपका ये जो कर्व है ना ये आपका स्मूथ होता है या फिर डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो डिस्टर्ब हुआ ना, जैसे जैसे आप पीछे लेके आते रहे आपका एकदम डिस्टर्ब होगी पूरी की पूरी सिमेट्री, ठीक है ना। पहले ज्यादा सिमेट्रिकल था, आप देखो जरा, अब ज्यादा सिमेट्री के अंदर आया ना, तो जैसे जैसे आप इसको आगे लेके जाओगे इसकी सिमेट्री ज्यादा बेहतर होती जाएगी, और अगर आप पीछे लेके आते रहोगे इसकी सिमेट्री खराब होती जाएगी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या करेगी, इसका जो दूसरा पैरामीटर है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये देखेगी कि इसकी टेल को ज्यादातर राइट की तरफ शिफ्ट करना है या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, देखना जरा। अब ये देखना जरा, आपको यहाँ पर सडन चेंज नजर आया कि किस तरीके से एकदम चेंज आया आपके पूरी की पूरी डाटा के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। देखो पहले ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड था, वो हो गया। अच्छा, और जैसे जैसे आप इसको शिफ्ट करते जा रहे हैं राइट की तरफ शिफ्ट होता जा रहा होता जा रहा होता जा रहा है, ठीक है ना। आल दो नंबर ऑफ बिन्स के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, वो बस ये बता रहा है कि नंबर ऑफ बिन्स ये इतना सक्सेसफुल है, ये इतना सक्सेसफुल है, इसकी सक्सेस। स्क्रीन शेयर करने भूल गया यार। अच्छा, अच्छा जी, मैं आपको ये बता रहा था कि, ओहो, 2 मिनट। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि बाइनोमियल कब यूज होता है, आपने हमेशा याद रखना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तब यूज होती है जब आपके पास, आपने सपोज करें आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसी मौजूद है जहां पर आप ना काम कर रहे हो विद, यार 2 मिनट ये टैब मेरे सामने खुला, वो तंग कर रहा है बार बार। अच्छा जी, हाँ जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि याद रखना है कि आपने जब भी उसके साथ काम करना है, आपने सपोज करे कॉइन टॉस किया और कॉइन टॉस किया बार बार, ठीक है, मल्टीपल टाइम आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तब आपने इस टाइप की चीजों को देखना है। अब आप गौर करें जरा, आप गौर करेंगे कि यहाँ पर दो वैल्यूज ही आपको नजर आ रही है, दो के पेयर नजर आ रहे हैं, दो के पेयर्स क्यों नजर आ रहे हैं भला आपको, दो के पेयर्स आपको इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि ये एक बता रहा है कि एक जीरो है और एक वन है, एक जीरो और एक वन है, एक जीरो और एक वन है। यानी कि आप एक एक्सपेरिमेंट को जब मल्टीपल टाइम्स देखना चाह रहे होंगे ना तो तब आप क्या प्लॉट करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करेंगे। और अगर आप एक दफा देखना चाह रहे हैं तो क्या यूज करेंगे आप, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप पूछे कि सर हमने मल्टीपल कैटेगरीज के साथ काम करना है तो फिर क्या करें, अच्छा इसकी करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं फिर अगले की तरफ जाते हैं। ये डिस्क्रीट वैल्यूज के साथ काम करता है, इसकी जो सिमिट्री है, जो अगर आप इसको 0.5 के ऊपर रखेंगे तो बरकरार रहेगी। अब देखो जरा, पी की वैल्यू 0.5 थी तो देखो सिमिट्री है ना, मैं थोड़ा सा इसको तब्दील करता हूँ तो इसकी देने सारी सिमिट्री खराब हो जाएगी। अब देखो सिमिट्री रही नहीं है, या और थोड़ा सा तब्दील करता हूँ और शेप गंदी हो जाएगी, ठीक है ना। तो याद रखना है आपने कि अगर आपकी वैल्यू पी नहीं है तो वो राइट की तरफ स्क्यूड हो जाएगा, राइट या लेफ्ट की तरफ, तो देखो बाकी ऐसे ही हुआ, ठीक है। अब ये देखो ये स्क्यूनेस आपको नजर आ रही है, एक शेप इसकी कर्व बन गई है, ठीक है। अच्छा जी,
उसके बाद इसका मीन बराबर होता है एनपी के, यानी कि आपकी नंबर ऑफ ट्रायल्स के ऊपर, ठीक है ना। और आपकी वेरिएंस भी बराबर होती है NP1 - पी के। ये आपका कह लो कि फॉर्मूला है इसकी वेरिएंस को कैलकुलेट करने का। अच्छा, ये मैं आपको पैरामीटर्स बता चुका हूँ कि आपके पैरामीटर से क्या क्या फर्क आएगा आपके डाटा के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, कमिंग टुवर्ड आवर लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो कि है, नहीं अभी एक और है, जो कि है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहती है, जरा ये देखते हैं। मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताती है कि जब भी आपका डाटा आपकी मल्टी क्लासेस के अंदर मौजूद हो, आपके पास क्लासेस बहुत ज्यादा मौजूद है, तो फिर आप किस तरीके से उनके साथ काम करेंगे। आपने 4 5 क्लासेस को इकट्ठे देखना है तो आप क्या करेंगे, तब आपके पास आ जाता है हमारा मल्टीनोमियल, ठीक है ना। अब मल्टीनोमियल के अंदर देखो आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स मौजूद है, हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स और पॉसिबिलिटीज ऑफ ईच क्लास, यानी कि एक एक क्लास की क्या क्या प्रोबेबिलिटी। अब देखो यहाँ पर मेरे पास 4 क्लासेस है। अब मैंने एक की प्रोबेबिलिटी को आगे या नीचे करके देखती हूँ तो फिर देने क्या फर्क आएगा। ये देखो, मैं एक की प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा नीचे करता हूँ तो बाकी सारी की प्रोबेबिलिटीज ऊपर नीचे हो गई, ठीक है ना। यानी कि मैंने एक की नीचे की, बाकी ऊपर चली गई। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इसको आगे करता हूँ तो इसने एकदम दिखा दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड क्लास बहुत ज्यादा है। अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वाली क्लास भी ज्यादा करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है, एरर आ जाए। कोई बता सकता है ये एरर क्यों आया? जरा सोच के बताए कि ये एरर क्यों आया। एग्जैक्टली, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी 100 से ऊपर हो गई, दैट्स वाई, ठीक है ना। अब देखो, जब मैं इसको वापस लेके आऊंगा ना अपनी उसके ऊपर, जब तक ये तीनों का सम 1 के बराबर होगा ना तब तक तो मेरा ये सही डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा। जैसे ही मेरा ये सम 100 से एक भी सम, यानी कि कह लो 100 से ऊपर गया, जिस तरह ये देखो, अभी मैंने ये कर दिया, ये बन जाता आपका 78 + 20 + 23 + 19। ये तो सारा खराब हो गया ना। तो इसलिए उसने मुझे लाइन के ऊपर क्या दे दिया, मुझे सारा का सारा उसने एरर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है ना। ये आपकी मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है ना। अच्छा, इसके करेक्टरिस्टिक देख लो कि ईच ट्रायल इंडिपेंडेंट होता है, कोई भी पिछले इसके साथ डिपेंड नहीं कर रहा होता। ये डिस्क्रीट वैल्यू के साथ काम कर रहा होता है, और अनलाइक बाइनोमियल जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, जो कि सिर्फ दो कैटेगरीज के साथ काम करता है, ये मल्टीपल कैटेगरीज के साथ काम करता है, ठीक है ना। हमने पहला बर्नौली पढ़ा, बर्नौली सिर्फ काम करता था 0 और 1 के साथ, और एक ट्रायल यानी कि एक दफा कॉइन उछाला और उसके साथ। फिर हमने देखा कि अगर हम मल्टीपल टाइम्स अपने कॉइन को वो करना चाहते हैं तो फिर क्या करें, यानी कि हम नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ा दिए जाएं, और कैटेगरीज दो ही रहे तो फिर क्या करें। फिर हमारे पास आया बाइनोमियल, और अब हम कहते हैं कि मल्टीपल कैटेगरीज हो मगर ट्रायल एक दफा हो, तो फिर आ गया आपका मल्टीनोमियल, ठीक है ना। लास्ट हमारे पास आ जाता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि सबसे ज्यादा अहम और सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ये भी सेम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह होती है, बट ये ना एक किसी भी एक कह ले के जो आपका सिनेरियो होता है ना, उसकी रैरिटी चेक करने के लिए होती है कि एक इवेंट कितना रेयर है। लाइक, कितना रेयर है कि शाहरुख खान गाड़ी चला रहा है और वो आके आप में ठोक दे, ठीक है, ये एक रेयर इवेंट है। आप इसकी प्रोबेबिलिटी जब चेक करना चाहते हो ना, तो जब आप इस टाइप की प्रोबेबिलिटी चेक करना चाहते हो ना, तब आप पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो, ठीक है ना। यानी कि आपने बहुत रेयर, जिसे कहते हैं ना, जो बनाने हो ना अपनी डिस्ट्रीब्यूशन, तो तब आप ये चेक करते हो। अच्छा जी, इसके अलावा द शेप इज कंट्रोल अदर बाय रेट ऑफ ऑकरेंस, ठीक है ना। उसके अलावा इट इज ऑलवेज राइट स्क्यूड, ये देखो राइट स्क्यूड है। इसका मीन वेरिएंस और आपका जो लैम्डा होता है या जो रेट होता है, वो ये तीनों बराबर होते हैं। पहले रेट क्या था हमारा, रेट तब्दील था, अब हमारा ये बराबर है, ठीक है ना।
द ऑकरस ऑफ वन इवेंट डज नॉट इफेक्ट अनदर, यानी कि ये सारे इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, कोई एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया कि जब आप लैम्डा को तब्दील करते हो तो देखो लैम्डा के तब्दील होने से आपकी सारा का सारा वो तब्दील हो जाता है, आपकी जो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो स्प्रेड है, वो तब्दील हो रहा है। देखो, increasing lambda shift the whole distribution to the right. A small lambda gives a small steep and a narrow hill right the start steep। यानी कि ये वही रेट वाला काम आ गया कि कितनी तेजी से एक चीज नीचे आएगी। जिस तरह एक्सपोनेंशियल के अंदर देखो एकदम नीचे आ रहा था, यहाँ पर भी देखो एकदम वो चीज नीचे आ जाएगी। देखा, पहले 5 के ऊपर एक पॉइंट था, वो हट गया, खत्म हो गया, और नीचे स्टीप करूंगा तो ये स्टीप होता जाएगा, यानी कि ये पीक के साथ ज्यादातर काम करता है आपके। ठीक है ना। और लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन वैसे बाय डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है। डिस्क्रीट पहले हमने कॉन्टिन्यूस पढ़ा था, अब डिस्क्रीट, सॉरी, पहले हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस पढ़ा था, अब यूनिफॉर्म डिस्क्रीट पढ़ लो। ये भी सेम, उसकी सेम प्रॉपर्टीज है, बस इसके अंदर डाटा कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होता है। सेम इसके अंदर वही चीजें हैं। आप यहाँ से डाटा को खींचोगे, डाटा और खींच जाएगा, देखो आगे डिस्ट्रीब्यूशन और लंबी हो जाएगी। आप जितना पीछे लेके जाओगे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन उतना पीछे चल जाएगी, अगर आप आगे लेके आते हो तो डिस्ट्रीब्यूशन भी आगे चल जाएगी। ठीक है ना। अच्छा जी, ये देखो। अच्छा, यहाँ पर अभी एक एरर आया था, ये देखो, ये एरर क्यों आया, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है ये एरर क्यों आया? हाँ जी, किसी कोई आइडिया नहीं है क्या? हम्म, अच्छा देखे, ये आसान है बहुत ज्यादा। देखे, मेरा एंडिंग पॉइंट क्या था 10, मैंने कह दिया स्टार्टिंग पॉइंट 12। यानी कि आप कह ये रहे हो कि ये तो कि ये आपका स्केल है, सॉरी, ये आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये आपका 10 ये है। मेरी अपर लिमिट थी 10, यानी कि एंडिंग लिमिट थी 10, और मैंने कहा स्टार्टिंग लिमिट 12 कर दो। क्या ये चीज सेंस बना रही है? अगर मैं स्टार्टिंग यहां से करूँ तो एंडिंग इधर करूंगा, एंडिंग तो मेरी पीछे की तरफ है, तो क्या पीछे की तरफ बना दूं? ऐसा होता नहीं है। आप स्टार्टिंग हमेशा यहां से होगी, एंडिंग हमेशा आगे ही होगी। आप कह रहे हो स्टार्ट आगे से करो, एंड पीछे की तरफ करो, ये रूल को जिसे कहते हैं ना डिनाई कर रहे हैं, दैट्स वाई आपको यहाँ पर क्या आ गया, एरर आया। ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर वो किया, इसलिए यहाँ पर एरर आया। ठीक है ना। अच्छा जी, सारी डिस्ट्रीब्यूशंस आज हमने पढ़ ली हुई हैं, तो इसके अंदर अगर आपका कोई सवाल है तो वो मेरे से पूछ ली। हाँ सर, इसमें जो अभी एरर आया है 12 लोअर बाउंड पे रख के, अगर हम इसका लोअर बाउंड जो है वो 10 रखते तो इसका ग्राफ बन जाता या वो भी एरर देता? ये देख लो, आपका बन जाता, मगर वो फिर एक बिन दिखाता, एक बिन के वो 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 पे खत्म हो रहा है, बस इतनी सी बात। हाँ जी, अब बताओ कोई सवाल, कोई कुछ। सर ये थोड़ा डिफिकल्ट है। है, आवाज नहीं आई मुझे। मैं कह रही हूँ ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में चीजें। जाहिर है, अब आप थोड़ा चीजें आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन, अब आपकी असल असल मुश्किल चीजें तो अब स्टार्ट हो रही हैं। क्या, कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का? आप लोग ये भी कह रहे हैं कि मुश्किल है, आप लोग ये भी कह रहे हैं कि सवाल भी कुछ नहीं है। कुछ सवाल तो पूछो इसमें। मैंने जब पढ़ा था ना ये, तो मुझे इतने ज्यादा सवाल थे कि मैं कह रहा था कि यार कोई बंदा हो मेरे सवाल हल करने के लिए। आपके भी जेहन में होने चाहिए। पूछे यार कुछ। सर जब हम इसको एक दफा दोबारा से पढ़ेंगे ना, क्योंकि पहली दफा ही चीजें पढ़ी हैं, जब हम इसको दोबारा से
अब क्लास के बाद बैठ के पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन आएंगे। चलो ये ठीक हो अभी गया। एक दफा पढ़ने की जरूरत है। अच्छा आल दो आप मेरे से ये सवाल कर सकते थे कि सर ये डिस्ट्रीब्यूशन बनाई क्यों जाती है, सवाल नंबर वन। पहला सवाल मुझे भी यही होता था, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बनाते हैं यार, और इतनी सारी डिस्ट्रीब्यूशंस क्यों हैं। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन हम नहीं बनाते, डिस्ट्रीब्यूशन बाय डिफॉल्ट नेचर के अंदर ये चीजें हैं, ठीक है। हमने नहीं बनानी, ये बाय नेचर होती है। अच्छा, फिर हम इनके साथ काम ही क्यों कर रहे हैं, यानी कि एक चीज नेचुरल है तो हमें ये पढ़ने की जरूरत ही क्यों है। देखो ना, यानी कि अब आप कह रहे हो कि एक चीज प्लस है, तो बस हमें ये पता होना चाहिए कि यार इन चीजों को प्लस करना किस तरीके से। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं कि जी दो वैल्यू को प्लस करने से ये होता है, उसके अंदर ये इस तरह हो जाता है, तो ये हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। देखो, याद रखना है आपने कि जब आप आगे जाके काम करोगे ना, आगे जाके आपको पता चलना है कि मशीन लर्निंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूशंस का बहुत ज्यादा हाथ है। ज्यादातर जितने भी मशीन लर्निंग के मॉडल हैं वो काम ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर करते हैं। तो आपको ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने पढ़ाई है, एक्सपोनेंशियल, लॉग, लॉग नॉर्मल, और ये वो सारी, ये आपको कन्वर्ट करनी पड़ेंगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अब इसको कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपके पास है स्क्वायर रूट मेथड, आपके पास लॉग नॉश है, इसके अलावा आपके पास बॉक्स कॉक्स मेथड है, इसके अलावा आपके पास क्यू क्यू प्लॉट मेथड है। तो बहुत सारे इसके अंदर आपके पास मेथड आ जाएंगे एक डिस्ट्रीब्यूशन को दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने के। अभी मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट करना नहीं सिखाया, आज सिर्फ आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन सी होती है, उसके करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, और उनके पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं। पैरामीटर क्यों पढ़ने हम, चलो आपको यार, चलो ये तो बाय नेचर हमने पढ़ लिया, पैरामीटर्स का क्या काम है। देखो, जब हमने अपनी चीजों को एक्सेस करना हो ना कि यार अगर अल्लाह ना करे मेरा मीन इधर की तरफ आता तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी, तो फिर आपको इन चीजों को देखने के लिए पैरामीटर्स को ट्यून करना पड़ेगा। यानी कि आप कहते हो कि सर अभी मेरी कंपनी जो है ना पेन्स बेचती है, और मैं एक पेन 5 रुपए के बेचती हूँ, तो और ज्यादातर पेन बिक भी जाते हैं। मैं देख रहा चाह रही हूँ कि मेरा अगर मैं 10 रुपए का पेन कर दूं तो कितने बिकेंगे। तो ये जो चीज थी ना, ये जो चीज थी, इसका आपने क्या किया, आपको इसका वो निकालना पड़ा। यार अल्लाह भला करे, आपको इसका फ्यूचर प्रिडिक्शन करनी पड़ी, जिसको हम कहते हैं इंस्टेंस करना या इन्फ्रेंस करना। तो जब आप इन्फ्रेंस की तरफ जाओगे ना, तो तब आपकी ये चीजें मौजूद होंगी, आपकी ये चीजें आएंगी, ठीक है ना। तो ये आपकी सारा का सारा डेटा साइंस है। आपकी टोटली टोटली मैं आपको बता दूं कि आपकी 90% स्टेटिस्टिक्स है डेटा साइंस के अंदर। सर एआई में भी सेम केस है। हाँ, तकरीबन एआई में भी, क्योंकि आप मशीन लर्निंग का मॉडल जो बना रहे हैं ना, वो भी यही होगा। अच्छा, एक बैड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। यहाँ पर मेरे पास आधे बच्चे डाटा साइंस के हैं और डाटा साइंस पढ़ रहे हैं और डाटा साइंस कर रहे हैं। आप जितने भी डाटा साइंस लोग हैं ना, आप सबको तकरीबन मशीन लर्निंग और एआई की जॉब ही मिलेगी, ये बात आपको मैं पहले बता दूं। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है। इसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर ना, लाइक मेरी कल ही एक बंदे से बात हो रही थी, ही वाज अ डाटा साइंटिस्ट, और वो माशाल्लाह इस्लामाबाद का था, वो लाहौर आया हुआ था, ठीक है। तो उसके साथ मेरी मुलाकात हुई थी, तो उसने मुझे बताया कि यार लाहौर के अंदर ना, मैं एज अ डाटा साइंटिस्ट मुझे तकरीबन कह ले कि 4 साल हो गए हैं। और वो कह रहा लाहौर के अंदर कोई भी डाटा साइंस की कंपनी नहीं है, ठीक है। द रीजन इज कि डाटा साइंटिस्ट का काम होता है, अगर आपका रेवेन्यू कहीं पे जनरेट हो रहा है, आपकी आपकी डिसीजन मेकिंग हो रही है, तो उन चीज़ों के अंदर काम करना। जो डाटा साइंटिस्ट होता है ना, वो आईटी सेक्टर के अंदर नहीं होता, ही इज यूजुअली इन सर्विसेज सेक्टर्स, ठीक है ना। यानी कि इनका काम ज्यादातर जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है ना, जिनके अपने जाती प्रोडक्ट होते हैं, जिस तरह फूड पांडा हो गया, जोमेटो हो गया, और इन टाइप की चीजें, जब हमने ऐसी चीजों को गौर करना होता है ना, हमारे पास डाटा होता है और डाटा की बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग करनी होती है, वहां पर डाटा साइंटिस्ट काम आते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक भी मुश्किल से दो चार प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होंगी, मुश्किल से। ज्यादातर हमारे पास सर्विसेज बेस्ड कंपनी है, जो आईटी सेक्टर है ना, वो ज्यादातर ये कर रहा है कि जी जिसे कहते हैं ना, लाइक प्रोजेक्ट लिया, प्रोजेक्ट करके दे दिया आगे। हम अपना प्रोडक्ट नहीं बना रहे, हम लोगों के प्रोडक्ट बना कर दे रहे हैं। तो क्योंकि जब आप इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे ना, देर आर टू टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, एक होती है सर्विसेज इंडस्ट्री, एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस।
प्रोडक्ट बेस होती है कि आपने अपनी कोई जाती प्रोडक्ट बनाई है, जिस तरह कह लो कि चैट जीपीटी है, आप चैट जीपीटी का महाना पैसे लेते हो लोगों से कि यार तुम यूज करो कि तुम महाना तुम मुझे इतने दोगे, ठीक है ना। ये है प्रोडक्ट बेस। सर्विसेज बेस होती है कि आपने एक सॉफ्टवेयर हाउस खोल लिया, आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कि मैं वेब डेवलपर हूँ, आप अपना काम दो, मैं वेब डेवलपमेंट का काम करके आगे प्रोवाइड करूंगा, ये चीज है। तो इस तरह दैट्स तो वाई मैंने आप पूछे पूछे। सॉरी सर, मुझे लगा आपकी बात खत्म हो गई, आप प्लीज कंटिन्यू करें। नहीं नहीं, आप पूछो, मैं फिर बताता हूँ पूरी बात। मैं कह रही थी इस तरह तो सर मुश्किल हो जाएगी, मतलब क्योंकि हम एज अ डेटा साइंटिस्ट पढ़े हैं और हम डेटा को ज्यादा प्रेफर करेंगे, ना कि मतलब हमारा तो डिग्री ही सर्विस बेस्ड है, तो फिर हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड फिर इंडस्ट्रीज में कैसे सेटल होंगे और किस तरह से काम करेंगे? फिर तो हमें एआई ले लेनी चाहिए थी। अच्छा, आपको मैं मजेदार बात बताता हूँ। आप अभी भी यूनिवर्सिटी के रैम के अंदर जिसे कहते हैं ना फंसे हुए हैं। हमारे पास ना, हमारी जो मेरी जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ ना आजकल, वहां पर एक बंदा है जो कि पीछे से आईटी पढ़ के आया हुआ है। एक बंदा, मैं आपको बड़े मजेदार बताता हूँ, हमारी टीम बड़ी अजीबो गरीब सी है। एक बंदा है जो सीएस करके आया हुआ है, वो इस वक्त डाटा इंजीनियर है। एक बंदा जो डाटा साइंटिस्ट बनना हुआ है, वो इस वक्त एआईएमएल की जॉब कर रहा है। हमारा एक बंदा आईओटी इंजीनियर है, आईओटी इंजीनियर, यानी कि वो मैगाट्रॉनिक्स वगैरह के साथ काम करता है और वो डाटा इंजीनियरिंग के अंदर है, ठीक है। तो लाइक, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप डिग्री क्या कर रहे हो, इससे फर्क पड़ता है कि आप स्किल क्या हासिल कर रहे हो, ठीक है ना। दिस इज द मेजर थिंग, ठीक है। अच्छा, अब कमिंग टू वर्ड के यार, हम तो डाटा साइंस के स्किल हासिल कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करें यार। देखो, डाटा साइंस इज द बिगिनिंग स्टेज ऑफ मशीन लर्निंग। जब आप मशीन लर्निंग से पहला स्टेज होता है ना, वो डाटा साइंटिस्ट का ही होता है, ठीक है ना। तो आपने जो मशीन लर्निंग की जॉब करनी है ना, वो आप समझ लो कि आप डाटा साइंस, अब देखो मैंने आपको बताऊं ना, अभी आपके कोर्स के अंदर मशीन लर्निंग भी आएगी, डीप लर्निंग भी आएगी, एनएलपी भी आएगी, कंप्यूटर विजन भी इंक्लूड की हुई है, और जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई भी इंक्लूड की हुई है, सिर्फ इसलिए ही ताकि ना सिर्फ आप जिसे कहते हैं ना वो करो, डाटा साइंस का कर रहे हो, बल्कि आपको मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी की भी समझ आ रही हो ऑन द अदर हैंड, ठीक है ना। ताकि अगर आप जाओ ना, तो आपको मार्केट के अंदर दोनों टाइप की अगर जॉब मिल रही हो तो आप दोनों कर सकते हैं। प्लस इनफैक्ट अगर आप चाहें तो आप डाटा एनालिटिक्स की भी जॉब कर सकते हैं। ये यानी कि कोर्स के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूडेड है वैसे तो। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर आपको यूट्यूब पे पढ़ाना चाहिए। मुझे आपकी आवाज नहीं आई। मैं कह रही हूँ आपको यूट्यूब पे पढ़ाना चाहिए, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे। ये बात मुझे आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा जरा माइक को करीब कर लें या फिर। सर मैं कह रही हूँ कि आपको यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी पढ़ाना चाहिए, मतलब अब मतलब देखिए ना, आप मतलब इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आपको फिर अपनी पर्सनैलिटी पे भी काम करना चाहिए। आप यूट्यूब पे क्यों नहीं पढ़ाते? आप मुझे व्हाट्सएप करो यार, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे से। सर वो कह रही है आपको यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे भी अपना पेज खोलना चाहिए, आपको वहां पे भी अपनी सर्विस देनी चाहिए, आपको वहां पे भी पढ़ाना चाहिए, आपके पास नॉलेज बहुत यार यूट्यूब के ऊपर न, अभी नहीं यार, अभी नहीं। वो यूट्यूब मैनेज करना बहुत औखा काम है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है ना। आपको, मैं आपको, देखें मैं अभी आपको बताता हूँ, मैं इस वक्त हम किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। हम इस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं कि मैं जिसे कहते हैं ना बस लेक्चर देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। पीछे मैनेजमेंट टीम है जो कि नोट्स बना के दे रही है, पीछे मैनेजमेंट टीम है जो कि आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रही है, वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड करती है, एडिट करती है, थंबनेल बनाती है, ये सारी बहुत औखा काम है यार ये। लाइक अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर मैंने यूट्यूब के ऊपर आना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल, ठीक है ना, वेरी प्रोफेशनल। उसकी रीजन ये है कि देखो यूट्यूब के ऊपर 100 और चैनल हैं, ठीक है ना। अब उसका मसला ये आता है कि जब यूट्यूब के ऊपर आप आते हो ना, तो पहले तो आपको अपना नाम बनाना, मार्केटिंग करना, ये वो करना, फिर आप फिर जाके कहीं ना कहीं ग्रो अप करते हो, ठीक है ना, पहली चीज। प्लस दूसरी बात ये है कि बहुत कम लोग हैं जो कि
पढ़ाई की तरफ आते हैं। ज्यादातर लोगों को यही होता है कि यार भाई यूट्यूब के ऊपर ड्रामे देख लिए, फिल्में देख लिए और बाकायदा चीजें देख ली। पहली तो चीज ये है कि लोग पढ़ाई की तरफ कम आते हैं। वैसे आपसे पहले का मैंने सोचा था कि यार मैं यूट्यूब चलाऊं, बट नहीं यार, यूट्यूब इट्स नॉट इतना इजी नहीं है यार। हाँ वेला हूं ना मैं, कि बिल्कुल बहुत टाइम है भाई मेरे पास, तो मैं जरूर करूँ। अभी टाइम नहीं है। अब देखे मैंने यानी कि आपको पढ़ाना होता है ना, तो मैं पहले लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ और फिर आगे फिर आके आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। जब मैं यूट्यूब के ऊपर जाऊंगा ना, तो मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे मजीद पढ़ना पड़ेगा, मजीद और करना पड़ेगा। फिर मेरे पास प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स नहीं है। लाइक मेरे पास माइक अभी ठीक है, मैंने एक लिया तो हुआ वो माइक, बट ये बहुत कोई अच्छा माइक नहीं, इट्स नॉर्मल। इसके अंदर मुझे और ज्यादा बेहतर चीजों की जरूरत होगी, ठीक है ना। प्लस मुझे अभी तो मैं आप लोगों को जो लिख के दिखा रहा हूँ ना, वो मैं माउस से लिखता हूँ। अभी मुझे बाकायदा पेन चाहिए होगा, स्टाइलिश पेन होता है एक, उसकी जरूरत होगी। तो बहुत सारी इसके अंदर चीजें हैं जो कि मुझे करनी पड़ेगी। प्लस देखें, सिंपल सी बात है कि अभी जो जितने भी मेरी मैनेजमेंट टीम जो कर रही है मेरे लिए, ठीक है ना, वो बड़ा एक लेंथी काम है। यूट्यूब के ऊपर जाएंगे ना, वो डबल हो जाएगा काम। वो बहुत औखा काम है यार, टू बी ऑनेस्ट। फिर उसी चीज को इंस्टाग्राम के ऊपर मैनेज करना, ये करना वो करना। हाँ आल दो हमने एक ये चीज सोची थी, मेरा एक जूनियर था, शायद मेरा ख्याल में आप लोगों के साथ ही पढ़ता है। उसने मुझे कहा था कि सर हम ना अपनी जाती एकेडमी बनाते हैं, बेशक अभी ऑनलाइन एकेडमी बनाएं, और उसके बाद हम इसे एक फिजिकल लोकेशन के ऊपर लेके जाते हैं। माइट बी पॉसिबल हम शायद वो कर ले, बट अभी के लिए इतना ही काफी है। हाँ आप ये जरूर कह सकते हो कि अगर इंस्टाग्राम के ऊपर मैं काम करूँ ना, बट इंस्टाग्राम के ऊपर भी ना यार देखो, इंस्टाग्राम कभी ना एक क्योंकि मैंने ना, मैं आपको सही बताता हूँ, मैंने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ी हुई है। मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं। मैं वो बंदा नहीं हूँ कि लाइक यार मैं आम सी चीज करा दूं या आम सी चीज पढ़ा दूं। देखो मैं सही बताऊं ना, मैं आपको पढ़ाने को ना कल भी ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आराम से पढ़ा सकता था। मैं बस आपको प्लॉट करके दिखाता और मैं आपको बस मुंह से बता देता। मैंने कहा नहीं यार, आप लोगों के लिए बकायदे टूल बनाऊंगा। मैंने कल पूरा दिन कल टूल के ऊपर मेहनत की। मैंने वो टूल बनाया और फिर आपको आज रिप्रेजेंटेशन से शो कराया कि यार ये देखो इस तरीके से चीजें काम कर रही होती हैं, कि आप डाटा को इस तरह हिलाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है ना, ताकि आपको बिल्कुल एक्यूरेट एक चीज मिले। तो अगर मैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी जाता हूँ ना, तो वहां पर भी मैं ऐसे नहीं कर सकता कि यार बस लाइव आके ये बता दिए वो बता दिए। मुझे थोड़ा सा जरा ना प्रोफेशनल वे में काम करना ज्यादा अच्छा लगता है। अब मेरा पता है ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम ये है कि अगर मैं आपको पढ़ाऊं ना, तो मैं आपको एनिमेशन से पढ़ाऊं। लाइक कि आपको चीजें मूव होती हुई नजर आ रही हो, कि ये चीज ऐसे जा रही है, वो चीज ऐसे हो रही है, इस तरीके से एनिमेशन के जरिए पढ़ाऊं, ताकि आपको चीजें समझ में आए। और वो एनिमेशन बनाने में ना लाइक सालों लग जाएंगे मुझे, सालों। मेरी एक कजन है, वो है एनिमेटर है वो। मैंने उनसे बात की थी, वो कहती बेटा अगर आपने 2D एनिमेशन भी बनानी है ना, तो तकरीबन तकरीबन 1 मंथ 2 मंथ लग जाएंगे बड़े आराम से, कोई 10-12 लेक्चर्स के लिए। मैंने कहा यार बहुत टाइम है फिर तो। और वैसे भी जारी सी बात है, वो अकेली तो काम करेंगे नहीं, उनके साथ और भी लोग होंगे, उनको पे करना है, ये करना है, वो करना, बहुत औखा काम है ये। तो दैट्स वाई। हाँ यूट्यूब के ऊपर हैं कुछ ऐसे चैनल जो आपको थ्रू एनिमेशन समझा रहे हैं, बल्कि बहुत अच्छे अच्छे। मैं आपको रिकमेंड भी करते हैं, देखें। 2 मिनट। अगर आप में से किसी ने डेटा साइंस की कोई भी चीज बेसिक लेवल पे समझनी है ना, तो ये देखो, कोड बेसिक्स नाम का ये बंदा है, ठीक है, इसको जरूर फॉलो करो। ये आपको इतनी अच्छी एनिमेशंस के जरिए चीजें समझाएगा ना कि यार आपकी सोच होगी, ठीक है ना। इसके जितने भी लेक्चर्स हैं ना, सारे लेक्चर्स देख लेना। ये देखो, अब इसने वेक्टर डेटाबेस समझाइए और इतने आसान अल्फाज में समझाइए ना, वो रिप्रेजेंटेशन करा के, और इतना आसान था कि यार मैं कहता हूँ, बंदा कहता है यार बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से इसका सारा का सारा पड़े हैं। अच्छा इसका चैनल के ऊपर जाओगे ना, देखना आपको यहाँ पर हर चीज मिल जाएगी आपको। डाटा ये असल में ना, इसने पूरा का पूरा अपना डाटा साइंस का कोर्स बनाया हुआ, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है ना। इसने वहां पर देखो क्या क्या पढ़ाया हुआ है। एजेंटिक एआई, जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई के प्रोजेक्ट्स,
डाटा एनालिटिक्स, ओपन एआई के ट्यूटोरियल्स, ठीक है ना, कि ओपन एआई काम किस तरीके से करता है, फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, रियल लाइफ डाटा एनालिस्ट किस तरीके से काम करता है, लैंग चेन के ऊपर इसने बात की हुई है, ठीक है ना। लाइक अब देखो, अब मैं इसके लेवल का अगर कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दूं ना, तो अभी मुझे इसके ऊपर, इसके लेवल के ऊपर आने में बहुत टाइम लगना है। ये बहुत अच्छा बनाता है यार, ये बंदा, ये लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं इसको तकरीबन फॉलो कर रहा हूँ 5 साल से, 2020। सर क्लास खत्म हो गई, अब उनकी लाइट चले गई।